हेलो प्यारे बच्चों, देखिए क्लास 12th की फ़िज़िक्स 5th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 9th। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने चुम्बकीय पदार्थों जैसे अनुचुम्बकीय पदार्थ, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, लोह चुम्बकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया था और हम ये सीख चुके हैं कि अनुचुम्बकीय पदार्थ कौन से होते हैं, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कौन से होते हैं और लोह चुम्बकीय पदार्थ कौन से होते हैं, उनका क्या क्या व्यवहार होता है बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि अनुचुम्बकीय पदार्थ और प्रतिचुम्बकीय पदार्थ और लोह चुम्बकीय पदार्थ में उनके जो चुम्बकत्व के गुण हैं वो किस कारण हैं, क्यों प्रतिचुम्बकीय पदार्थ में प्रतिचुम्बकत्व का गुण आ जाता है, क्यों अनुचुम्बकीय पदार्थ में अनुचुम्बकत्व का गुण आता है, क्यों लोह चुम्बकीय पदार्थ में लोह चुम्बकत्व का गुण आता है, इसकी आज चर्चा करेंगे। क्यों का जवाब आज ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा चुम्बकत्व का परमाणुवीय मॉडल। इस मॉडल को पढ़ने के बाद ही हम आगे की चर्चा कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो देखें बच्चों, आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। यहाँ मैं बोर्ड पर कुछ ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आपको सुन के ही समझना है। तो देखें बच्चों, प्रत्येक पदार्थ चाहे कोई सा पदार्थ हो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना है और आप जानते हैं कि परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। जैसे ये नाभिक है, मैंने यहाँ बनाया ये नाभिक, और इस नाभिक के अंदर क्या होगा बच्चों, ये धनावेशित होगा नाभिक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो ये इस कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इसको कहते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमण कर रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों, नेगेटिवली चार्ज, इन पर ऋणावेश होता है, यानी आवेश गति में है। तो ये एक तुल्य धारावाही लूप के समान हो गया, यानी गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप के तुल्य होगा, जिससे इसका अपना खुद का एक चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। चुम्बकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, चुम्बकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों, m बराबर I a। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि किसी धारावाही लूप का चुम्बकीय आघूर्ण इतना होता है। ठीक इसी तरीके से इसका भी एक चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, यानी इसमें एक चुम्बक का गुण उत्पन्न हो जाएगा। चुम्बकीय आघूर्ण है यानी इसमें। अब एक बात और बताएं बच्चों, इस गति के अलावा इलेक्ट्रॉन एक गति और करता है कि वो अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर ही घूमता है। ठीक उसी तरीके से बच्चों, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जैसे अगर ये पृथ्वी मान लें, इसे सूर्य मान लें, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसके कारण ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में गति करने के अलावा अपनी धुरी पर भी घूमती है। ठीक उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिसको हम चक्रण कह देते हैं, स्पिन, और इसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, परिक्रमण कह लें या ऑर्बिटल मोशन कह लें। तो बच्चों जो चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो इस कक्षीय गति के कारण भी होगा और चक्रण, उसकी जो चक्रण गति है उसके कारण भी होगा, यानी कक्षीय गति से भी चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और चक्रण की गति से भी, चक्रण से भी, दोनों से ही चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन में
एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिससे वो चुंबकीय आघूर्ण, देखें बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ वो एक सदिश राशि है, तो कक्षीय गति से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, चक्रण गति से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। इसकी डिटेल चर्चा बच्चों हम पीछे कर चुके हैं, जिसमें हमने एक हेडिंग डलवाया था कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण हमने कैलकुलेट किया था। वहाँ हमने दोनों गतियों से बताया था कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो उसमें जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा दोनों का सदिश योग होगा। इस गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है और इस गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों का सदिश योग कर दें तो नेट चुंबकीय आघूर्ण हमें मिल जाएगा। अब बच्चों वैसे परमाणु में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये नाभिक भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, तो उसका भी ऐड कर देते हैं, तब हम परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरीके से अब बात ये आती है कि क्या ये दोनों गतियाँ बराबर बराबर शेयर करती हैं जो चुंबकीय आघूर्ण परिणामी हुआ? ऐसा नहीं है। जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है उसमें अधिकांश हिस्सा चक्रण गति के कारण होता है, इसका योगदान बहुत कम होता है बच्चों। तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है चक्रण गति। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो चक्रण गति है वो ही सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से बच्चों उस परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी बेस पर हम चर्चा करेंगे, इसी मॉडल के आधार पर चर्चा करेंगे, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे प्रतिचुंबकत्व की, कि प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों आया है, अनुचुंबकत्व की और लौह चुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों यहाँ आपने सीखा कि परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से यानी वो परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक है। लेकिन बच्चों बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमें वो पदार्थ अचुंबकित ही नज़र आता है। ऐसा क्यों है, ये सब चर्चा थोड़ी देर में होगी। अभी आपने मॉडल समझ लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे अब आप इसकी थ्योरी जो कुछ मैंने बोला है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक की सहायता से, मेरा काम यहाँ समझाने का था, एक विधिवत नोट्स बनाइए। फिर चलते हैं पहले प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या पर। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के आधार पर अब व्याख्या करेंगे प्रतिचुंबकत्व की। दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। तो देखें बच्चों, हम थोड़ा आपको ध्यान दिला दें कि प्रतिचुंबकत्व क्या था। बच्चों पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ थे जिनको जब किसी प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था तो वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से यानी तनिक से, यानी बहुत कम मात्रा में क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही, क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो हमने बाह्य क्षेत्र लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मामूली से चुंबकित हो गए थे, उनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा गया था और उनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहा था। अब ये गुण क्यों आया वो समझ लेते हैं, कैसे उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण आ गया। तो बच्चों सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे कि अधिकांश मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। ये वो पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सम होंगे, इवन सम संख्या में। तो इससे क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया था, ये बिगाड़ा नहीं है मैंने, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। अब हम यहाँ बात करते हैं सम संख्या ले लें। जैसे मान लो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उदाहरण के लिए, तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि वो
एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं, सेम चक्रण में गति नहीं कर सकते। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। समझ रहे हैं बच्चों? जैसे ये तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा होगा, तो इससे क्या होगा, गतियां विपरीत हो गई। तो इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, मान लो इस दिशा में हुआ, और इससे जो उत्पन्न हुआ वो इस दिशा में हुआ। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, मैं वेक्टर से समझा रहा हूँ। अब चूंकि दोनों की गतियाँ समान हैं, इसलिए दोनों के चुंबकीय आघूर्ण भी समान होंगे, यानी बराबर के वेक्टर बनेंगे, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे बच्चों। तो अगर ये वेक्टर m मान लूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर m। इनका सदिश योग करूँ m और माइनस m का, तो बच्चों कितना आएगा, 0। अर्थात जब हमने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है तो इस परमाणु का इस समय जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य है। नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य, यानी उसमें चुंबकत्व का कोई गुण है ही नहीं, यानी उसका चुंबकन नहीं हुआ है। नेट यानी वो परमाणु अभी चुंबकित हुआ ही नहीं है, उसमें चुंबकत्व का गुण शून्य है। नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया बच्चों। बात समझना ध्यान से। अब क्या होता है, अगर हम इसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, जैसे मैंने इधर एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया बच्चों, तो अब क्या होगा, अभी ये बराबर की गतियां थीं, एक सी गतियां थीं दोनों की, यानी दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी थी, कोणीय वेग था, वो समान था, यानी समान वेग से दोनों घूम रहे थे। फर्क इतना था, एक क्लॉकवाइज घूम रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। लेकिन क्षेत्र लगाने से क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की गति फास्ट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन की गति स्लो हो जाएगी, धीमा पड़ जाएगा इस क्षेत्र के प्रभाव से। तभी तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकत्व का उनमें गुण आता है। तो अब क्या होगा कि अब ये दोनों वेक्टर छोटे बड़े हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? तो मान लो जैसे H हमने इधर लगाया है, तो जो वेक्टर, एक वेक्टर इसमें अब होंगे विपरीत ही, लेकिन एक की गति तेज है, एक की स्लो है, यानी एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है बच्चों। तो अब इनका परिणामी निकालेंगे तो शून्य नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है। बात समझना ध्यान से। तो शून्य नहीं आया, यानी कुछ उसमें चुंबकीय आघूर्ण शेष रह गया दोनों का योग करने से। बात समझ रहे हैं ना? देखो ये दोनों बराबर के वेक्टर हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, इस वेक्टर में से इसको ऐड करोगे, मान लो परिणामी निकालोगे अब, तो इतनी लंबाई यहाँ से कम कर दो, इतना रह जाएगा परिणामी वेक्टर, इस दिशा में रह गया ये वेक्टरों को तो आप ऐड करना जानते ही हैं। तो इन दोनों का जो परिणामी आया, शून्य ना आके इतना आ गया, यानी क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये नेट चुंबकीय आघूर्ण इनमें उत्पन्न हो जाएगा और ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिचुंबकित हो जाएंगे बच्चों। बात समझ गए? तो एक बार फिर मैं बता दूं कि प्रतिचुंबकत्व मेनली किन पदार्थों में ये गुण पाया जाएगा, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी। तो बाह्य क्षेत्र में रखने से उनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, यानी वो चुंबकित हो चुके हैं क्षेत्र के विपरीत दिशा में और उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया है। ठीक है बच्चों, इसकी थ्योरी आप लिख लेंगे, समझ गए होंगे कि कैसे चुंबकन हुआ। अब बात करेंगे अनुचुंबकत्व की। तो बच्चों मैं यहीं बता दूं, जब अनुचुंबकत्व की बात करेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होगी। तो क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहीं करेक्शन कर दें। चुंबकत्व की व्याख्या, दैट इज पैरा मैग्नेटिज्म। तो अभी मैंने बताया था बच्चों के अनुचुंबकीय पदार्थ, पहले समझ लें अनुचुंबकीय पदार्थ हैं कौन से, फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे थे बच्चों जिनको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो वो क्षेत्र की ही दिशा में
मामूली से चुम्बकित हो गए थे। तो ऐसे पदार्थों में अनुचुम्बकत्व का गुण क्यों आया उसको समझने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, जो अनुचुम्बकीय पदार्थ होंगे उनमें प्राय है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑड नंबर में होंगे, यानी विषम संख्या में होंगे। कैसे होंगे? विषम। अब बच्चों जैसे मैं यहीं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ, एक कम इलेक्ट्रॉनों से करता हूँ। जैसे विषम तो 3 भी एक संख्या होती है, तो 3 में क्या होगा बच्चों, 2 की स्पिन तो एक सी होगी, लेकिन तीसरे की स्पिन अब जो तीसरे की स्पिन है वो या तो इससे मैच कर रही होगी या इससे मैच कर रही होगी, किसी एक से करेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये हो सकता है कि दो एंटी क्लॉकवाइज वाले हों तो एक अकेला डिफरेंट हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से बना लिया। आप मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे मैंने 3 बना दिए यहाँ। तो देखें, इसकी स्पिन और इसकी स्पिन तो अपोजिट हो गई, लेकिन इसकी और इसकी सेम हो गई। तो अब यहाँ 3 चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होंगे, एक इस इलेक्ट्रॉन से, एक इस इलेक्ट्रॉन से, एक इस इलेक्ट्रॉन से। मान लो एंटी क्लॉकवाइज वाला बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज वाला इधर कर रहा है, तो ये हो गया। ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये इधर हो गया, और ये क्लॉकवाइज हुआ तो इससे गतियाँ बराबर हैं। इसमें भी तीनों की जो कोणीय वेग हैं वो बराबर हैं, समान कोणीय वेग से अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। जो चक्रण कर रहे हैं, जो स्पिन कर रहे हैं, वो समान है समय, क्योंकि हमने अभी कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है। तो इस तीसरे से, इन दोनों से हमने इधर को मान लिया थोड़ी देर के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। तो इसकी दिशा हो गई उल्टी, ये घड़ी की दिशा में है, तो इससे जो वेक्टर आएगा वो ये आएगा। तो बच्चों इसमें 2 वेक्टर ही तो निरस्त हो जाएंगे, ये और ये मिलके 0 हो जाएंगे, या ये कह लो ये और ये मिलके 0 हो जाएंगे। तो बचेगा तो एक, मान लो मैं इसको और इसको 0 कर दूं तो ये बच जाता है, इसको और इसको 0 कर दूं तो ये बच जाता है, यानी इन तीनों का परिणाम ही निकालूं तो एक तो बचता ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस परमाणु में अब नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं है, यानी अब भी चुंबकीय आघूर्ण है, जबकि बाहर से हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं लगाया है, तब भी उसमें डाइपोल मोमेंट है बच्चों, समझ रहे हैं? तब भी उसमें डाइपोल मोमेंट शेष है, यानी वो परमाणु एक चुंबक है, यानी चुंबकत्व का गुण है उसके अंदर बिना क्षेत्र लगाए भी। तो वो परमाणु हम एक ऐसे बना सकते हैं कि उसका एक चुंबकीय आघूर्ण बना दिया, ये संकेत, यानी ये उसका हम चुंबकीय आघूर्ण दिखा रहे हैं कि उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये परमाणु का, ये परमाणु दिखा दिया, एक संकेत में बना रहे हैं, यानी ये परमाणु एक दंड चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा, लेकिन बहुत छोटा, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा कण है। तो इसको बच्चों हम नन्हा दंड चुंबक के तुल्य मान सकते हैं इस परमाणु को। तो बच्चों हमने क्षेत्र नहीं लगाया, तब भी इस परमाणु में चुंबकत्व का गुण है, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण है। बात समझ रहे हैं? यानी टिनी बार मैग्नेट, इसको क्या कहेंगे? टिनी बार मैग्नेट, या इसको परमाणुवीय चुंबक भी कह सकते हैं। परमाणुवीय, यानी ये परमाणु चुंबक बन चुका है, परमाणुवीय चुंबक यानी एटॉमिक मैग्नेट। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि सर आपने ये बताया कि परमाणु में बिना क्षेत्र के ही चुंबकीय आघूर्ण है, तो वो पूरा पदार्थ बिना क्षेत्र में रखे ही उसमें चुंबकत्व का गुण होगा। लेकिन नहीं बच्चों, अकेले परमाणु में, एक अकेले परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन जब हम उस पदार्थ का कोई सैंपल लेंगे, कोई टुकड़ा लेंगे उस पदार्थ का, तो उसमें चुंबकत्व का गुण शून्य होगा। है बड़ी विचित्र बात, उसका हम आंसर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि यहाँ भी बच्चों परमाणु में चुंबकत्व का गुण होने के बावजूद भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण नहीं होगा बिना बाह्य क्षेत्र के। क्यों, वो समझें। जैसे अभी हमने बच्चों बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है, तो उस स्थिति में बच्चों जैसे ये मैंने कोई सैंपल लिया अनुचुंबकीय पदार्थ का, तो इसके अंदर असंख्य परमाणु होंगे बच्चों, और हर परमाणु का अपना एक खुद का स्वयं का निजी, अपना निजी पर्सनल
मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण है। लेकिन बच्चों जब इस पूरे टुकड़े का हम देखेंगे कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, तो वो आएगा 0। इसका यानी इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह लें आई, वो 0 होगी। चुंबकीय आघूर्ण 0 होने से, बात समझ रहे हैं बच्चों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जब इनको किसी बाह्य क्षेत्र में नहीं रखा है तो इसके अंदर ये जो टेनी मैग्नेट्स थे, टेनी बार मैग्नेट्स, जो नन्हे दंड चुंबक थे यानी परमाणुवीय चुंबक थे, वो बच्चों रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। इसमें अनियमित दिशाओं में सबके चुंबकीय आघूर्ण होते हैं। जैसे इसका इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का यूं है, किसी का ऐसे है, किसी का इधर है, किसी को इधर बना दो, तो ये सब उल्टे सीधे होंगे बच्चों। तो अब इन वेक्टर्स का जब आप योग करेंगे तो कोई न कोई एक दूसरे को निरस्त कर रहा होगा। जैसे ये इस दिशा में, ये इस दिशा में है, ऐसा एक इस दिशा में भी, ठीक है, ये इस दिशा में है, इसका अपोजिट भी इसमें कहीं होगा। जैसे ये ऊपर को है, एक ऐसे भी होगा, ये इससे क्रॉस हो रहा है, तो सब एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देंगे। यानी टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण रह जाएगा इसमें, वो कितना रह जाएगा बच्चों? 0। कब? जब हमने बाहर से कोई क्षेत्र नहीं लगाया है। चुंबकन क्षेत्र हमारा कितना है बच्चों? 0 है। उस स्थिति में इसमें m 0 होगा, कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। यानी ये टुकड़ा इस समय कोई चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब क्या होता है? अनुचुंबकत्व का गुण कब आता है? कब आता है बच्चों? परिभाषा में क्या पढ़ाया था कि जब इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। तो क्षेत्र की दिशा में रखने से क्यों हो जाते हैं, वो बात समझनी है। मैं इसे हटाऊंगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। इसे भी हटा दें, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। अभी आगे चलते हैं। कैसे आता है इसमें गुण अनुचुंबकत्व का? कब आएगा बच्चों गुण अनुचुंबकत्व का? गुण कब आएगा? जब इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा। तो अब इसी सैंपल को अगर मैं यहाँ रख दूँ बच्चों, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया H, चुंबकन क्षेत्र मैंने इस दिशा में लगा दिया है। तो बच्चों इनके जो डाइपोल मूवमेंट होंगे वो इस बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इन पर एक चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। आपको पता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो उसको क्षेत्र की दिशा में के समांतर लाने की कोशिश करता है। तो इनकी अक्षों को ये H, इन जो बल युग्म लगेगा वो मोस्टली सीधा करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल 100% सीधा कर दे ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों अब निरस्त नहीं होगा। यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में अब इनके घटक तो सीधे हो के जुड़ी जाएंगे। कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। अब दिशा ऑलमोस्ट उधर कोई है, तो अब m 0 नहीं रहा। इसमें एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया और इसमें क्षेत्र की ही दिशा में एक चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। क्षेत्र की दिशा में ही ये चुंबकित हो गए। अगर H हम अब इनका अलाइनमेंट, तुम ये कहो कि हम ये चाहें सर कि बिल्कुल सीधा हो जाए, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे तो वो m मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा आएगा उन वेक्टर्स का योग, इन मैग्नेटिक मूवमेंट्स का योग। तो H हम बहुत हाई ले लें, बहुत प्रबल मात्रा का चुंबकन क्षेत्र ले लें तो वो सबको सीधा भी कर सकता है, तो m और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी आप बिल्कुल सीधा बना दीजिए। तो ये कब है बच्चों ऐसी स्थिति? कब संरेखित हुए ये एक रेखा में? जब इनको चुंबकन क्षेत्र में रखा है उस समय। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। क्षेत्र की दिशा में कैसे चुंबकित हुए, एक बार फिर सुन लें बच्चों।
अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु, एक सीधी सीधी भाषा में समझें कि अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु अपने आप में खुद एक चुंबक था, क्योंकि उसमें अपना निजी उसका डाइपोल मूवमेंट था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था, या ये कह लें चुंबकीय आघूर्ण था। उसके बावजूद भी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी हमने जब कोई चुंबकन क्षेत्र नहीं लगाया था, उस समय वो सब रैंडमली अनियमित रूप से व्यवस्थित थे उस पदार्थ के अंदर, जिसके कारण उनका परिणामी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो ही रहा, जिससे कि उनमें कोई भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं हुआ था। लेकिन क्षेत्र की दिशा में रखने से वो उनकी जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशाएं थीं वो इस तरीके से संरेखित हो गई कि वो ऑलमोस्ट एक ही दिशा में हो जाएं, जिससे कि अब इनका परिणामी शून्य नहीं होगा और इसमें चुंबकन हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, यानी ये पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, लेकिन होगा मामूली सा। तो बच्चों ये रही अनुचुंबकत्व की व्याख्या, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलेंगे लौह चुंबकत्व की व्याख्या पर। तो बच्चों अब चलते हैं लौह चुंबकत्व की व्याख्या पढ़ने के लिए। दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, देखो बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति ही मैंने बताया था अनुचुंबकीय पदार्थों में कि प्रत्येक परमाणु अपने आप में एक चुंबक होता है, ऐसा ही लौह चुंबकीय पदार्थों में भी होता है कि प्रत्येक परमाणु का अपना एक स्वयं का निजी चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है लौह चुंबकीय पदार्थों में भी। ऐसा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में नहीं था बच्चों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम थी, इसलिए परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया था। तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो लौह चुंबकत्व की व्याख्या जब पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ हमें इसको अनुचुंबकीय की व्याख्या से भी जोड़ के चलना है, यानी इसको हमने एक परमाणु एटॉमिक मैग्नेट नाम दिया था, एटॉमिक मैग्नेट, यानी या टिनी बार मैग्नेट भी कहा था, टिनी बार मैग्नेट, सूक्ष्म दंड चुंबक, क्योंकि इसमें ये खुद भी एक चुंबक है। तो बच्चों जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो कौन से हैं, पहले वो सुन लें। ये भी अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति ही क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं, जैसा कि अनुचुंबकीय हुए थे। फर्क कहाँ था, अनुचुंबकीय पदार्थ मामूली से चुंबकित हुए थे और लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएंगे, स्ट्रांगली, यानी इनके परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबक नहीं बनाए जा सकते। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, इसको समझ लें कि लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर कुछ पारस्परिक अन्योन्य जटिल क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जिनमें उन क्षेत्रों के अंदर ये एटॉमिक मैग्नेट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे मैंने एक लौह चुंबकीय पदार्थ का कोई ये सैंपल लिया है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र बन जाएंगे, जैसे ये बनाया मैंने, ये बनाया, ये बना दिया। कैसे ही बना सकते हैं आप, कोई जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप नहीं बनाएंगे, अनियमित होते हैं। ये हो गया, 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 इस तरीके से। तो इन क्षेत्रों में क्या विशेषता है कि जैसे ये क्षेत्र है, तो इसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे उन सब के मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होंगे। बहुत सारे बनाएंगे ऐसे, एक ही दिशा में होंगे सब। लेकिन इसके पड़ोसी क्षेत्र में, अब इन क्षेत्रों को बच्चों क्या कह देते हैं, डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। हिंदी में भी इसको आप डोमेन ही लिखेंगे। तो बच्चों इस टुकड़े को, इस लोहे, मान लो ये लोहे का टुकड़ा ले लिया है मैंने, लोह चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है, निकल है, कोबाल्ट है, तो इसमें इस दिशा में है। अब इसके पड़ोसी डोमेन में जो चुंबकीय आघूर्ण होंगे, जो एटॉमिक मैग्नेट्स होंगे, वो इसी दिशा में हों, ये आवश्यक नहीं है। इसमें ये इतना हिस्से में तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया बच्चों, लेकिन है क्या, जैसे इसमें मैंने घर बना दिए, ध्यान से समझना,
इसमें मैंने इधर को बना दिए अनियमित। यही अंतर है अनुचुम्बकी और उसमें। अनुचुम्बकी में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं थे, इसमें मैंने इधर बना दिए। चलो कम कम बना देता हूँ, जल्दी हो जाएगी बच्चों। इसमें मैंने ऊपर बना दिए, थोड़े थोड़े ही बना रहा हूँ मैं। इसमें मैंने इधर बना दिए, इसमें मैंने इधर को बना लिए, जैसे ये हैं मैंने इनके अपोजिट कर दिया। सब अनियमित होंगे बच्चों, ठीक है। इसमें मैं इधर को बना देता हूँ, ठीक। इसमें मैं इधर को बना देता हूँ, तो इस तरीके से बच्चों इतने टुकड़े को, इतने हिस्से को देखेंगे तो ये भी एक चुम्बक है, इसका चुम्बकीय आघूर्ण परिणामी सभी वेक्टर एक ही दिशा में हैं, जुड़े जाएंगे। इतने पोर्शन को देखता हूँ मैं, इतने डोमेन को देखता हूँ, इतने को, तो ये भी एक चुम्बक की भांति कार्य कर रहा है। इसमें भी नेट चुम्बकीय आघूर्ण आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये सभी डोमेन्स एक तरीके से चुम्बकित हैं, चुम्बक की तरह कार्य करेंगे। लेकिन बच्चों जब मैं इस पूरे पीस को, जो मैंने लोहे का पीस लिया था, किसी भी लोह चुम्बकीय पदार्थ का पीस लिया था, पूरे को देखूं तो नेट जो m आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई न कोई डोमेन एक दूसरे को निरस्त कर रहा होगा। जैसे ये ऊपर को इधर हैं, ये नीचे को हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर को हैं तो ये नीचे को हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये इधर को हैं, ये इधर को हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये इधर को हैं, ये इधर को हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट 0 ही रहा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अलग अलग चुम्बकीय क्षेत्र वाले, यानी उनमें चुम्बकत्व का गुण था, डोमेन्स होते हुए भी पूरा पीस, उस लोह चुम्बकीय पदार्थ का पूरा पीस चुम्बक की भांति कार्य नहीं कर रहा है, उसमें चुम्बकत्व का कोई गुण नहीं है। कब? जब हमने अभी कोई चुम्बकन क्षेत्र नहीं लगाया है। H हमारा इस समय 0 है उस स्थिति में। यही कारण है बच्चों कि लोहे का हर टुकड़ा चुम्बक नहीं होता, जबकि उसका हर एक परमाणु चुम्बक है। तो वो लोहे का टुकड़ा चुम्बक तब बनेगा जब उसको चुम्बकीय क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपने समझ लिया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लोहे का हर टुकड़ा चुम्बक क्यों नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता कि उसके डोमेन्स अनियमित रूप से उसमें बिखरे रहते हैं, जो एक दूसरे के चुम्बकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। नेट चुम्बकीय आघूर्ण पूरे पदार्थ का 0 हो जाता है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर हम इतना टुकड़ा काट लें इस लोहे का, इतना टुकड़ा काट के अलग कर लिया तो वो चुम्बक हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सब एक ही दिशा में है। ऐसा नहीं है बच्चों। जब आप इतने हिस्से को, जैसे ये हिस्सा है, आपने ये हिस्सा काट लिया इतना, अब आप कहेंगे कि सब इसी में हैं सर, एक ही दिशा में हैं सब, तो ये तो इतना टुकड़ा अलग कर लो, चुम्बक बन गया। ऐसा नहीं है बच्चों। जैसे ही आप इसको अलग करेंगे, इसमें नए डोमेन्स बन जाएंगे, वो सब अनियमित होंगे, कुल मिला के रहेगा वही, ठीक है। इसमें भी डोमेन्स बन जाएंगे, उनमें सब अनियमित हो जाएंगे, सब तितर-बितर हो जाएंगे। तो बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में उसका नेट चुम्बकीय आघूर्ण बच्चों शून्य ही रहना है। अब जब इसको हम बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर इसमें प्रबल रूप से चुम्बकत्व उत्पन्न हो जाता है, प्रबल रूप से चुम्बकित हो जाते हैं बच्चों ये। तो ऐसा क्यों होता है? तो अभी तो हमने क्षेत्र 0 रखा था बच्चों, अब क्षेत्र लगाएंगे तो क्षेत्र लगाने पर ये चुम्बकित हो जाएंगे। तो दो तरीके से, दो प्रोसेस होती हैं जिससे उनमें चुम्बकत्व का गुण उत्पन्न होगा, जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो 2 प्रकार से होगा। तो अब उस बात को समझने के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए कि इसमें चुम्बकन कैसे होगा, ये जो हमने तितर-बितर डोमेन बनाए थे उसको एक आसान सा डोमेन बना के ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक पीस है, ठीक है बच्चों, या मैं यहीं बनाऊंगा, यहाँ छोड़िए, मैं यहाँ एक बात लिख देता हूँ बच्चों। ये जो डोमेन हैं, इन डोमेनों में इन परमाणुीय चुम्बकों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, यानी जैसे एक हिस्से में कितने ऐसे
एटॉमिक मैग्नेट हो सकते हैं। कितने परमाणु होंगे? तो 10 की घात 17 से लेकर 10 की घात 21 तक हो सकते हैं बच्चों। एक डोमेन के अंदर इतने परमाणु हो सकते हैं, इस ऑर्डर से इस ऑर्डर तक। ये बात मैंने यहाँ समझा दी, कहीं रह न जाती। अब लौट के चलते हैं उसी बात पर कि अभी तो इसका चुंबकन शून्य है, कोई चुंबकत्व का गुण नहीं है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकित होगा। किस तरीके से होगा, तो उसको समझने के लिए अब मैं एक आसान सा डोमेन बना के चलता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ का पीस था बच्चों, और इसमें ये मैंने 4 डोमेन बना लिए आसान से। जैसे ये डोमेन बनाए थे ना बच्चों, ऐसे ये ऐसे करके। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक आसान से बना लिए एक स्क्वायर शेप में। तो इसमें मान लीजिए सारे डोमेन्स का, इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, उन सब का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है मान लो इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है और इसमें इधर है। तो नेट शून्य है। देखो ये वेक्टर इससे कैंसिल हो रहा है, ये वेक्टर इससे कैंसिल हो रहा है। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण इसमें कितना है बच्चों? 0। कब? जब हमने कोई H नहीं लगाया है, तो इसमें M भी 0 है। अब इस पर क्षेत्र लगाएंगे बच्चों। तो क्षेत्र क्या करता है? क्षेत्र 2 प्रकार से चुंबकन उत्पन्न करेगा। चुंबकन इनका कब होगा? जब बाह्य क्षेत्र लगाएंगे। अब मैं बाह्य क्षेत्र लगाने जा रहा हूँ। तो बाह्य क्षेत्र लगाने से 2 प्रकार से होता है कि उनका नया परिसीमन हो जाए, जो डोमेन्स हैं उनकी सीमाएं बदल जाएं, ठीक है ना, नए परिसीमन से। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डोमेन्स के नए परिसीमन से क्या होगा? जैसे मैंने क्षेत्र लगाया बच्चों, क्षेत्र लगाने से इन डोमेन्स की बाउंड्रीज बदल गई। जैसे मेरा कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, इस तरीके से ये 4 डोमेन जो थे, वो एक डोमेन ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। ये ऐसा कब हुआ? जब मैंने इस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, H लगा दिया। तो जो इस दिशा में जो डोमेन्स थे उनका आकार बढ़ गया, यानी इसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। बड़ा क्षेत्र है, परमाणु ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मूवमेंट आएगा, ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। तो इन सब का बहुत सारे होंगे, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, उन सब का एक परिणामी वेक्टर बनाऊं तो ये बड़ा सा आ जाएगा। इसमें कम रह जाएंगे क्योंकि ये डोमेन छोटा हो गया। तो इसमें जो कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे बहुत सारे परमाणु होते हैं, इन सब का मैं योग करूं तो एक वेक्टर ऐसे बड़ा सा आएगा। वो यहाँ जितने भी परमाणु हैं उन सब का नेट चुंबकीय आघूर्ण में शो कर रहा हूँ। इसमें ये और इसमें ये और इसमें ये दोनों बराबर रहे, ये शून्य हो गया। अब इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो शून्य नहीं आएगा, इसी दिशा में M भी उत्पन्न हो जाएगा। M शून्य नहीं रहेगा, M इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। चुंबकन हो गया इस दिशा में। इस वेक्टर और इस वेक्टर का योग करेंगे तो बच्चों ये वेक्टर इतना छोटा रह जाएगा। जो नया परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पूरे पदार्थ में आएगा वो इस वेक्टर की लंबाई में से इतना कम कर दो, इतना कम कर दिया मैंने, यहीं तक खींच रहा हूँ। देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको पैमाने से नाप के कुछ नहीं बनाना है। तो ये रिजल्टेंट M क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण इसमें उत्पन्न हो गया और हाईली बहुत ज़्यादा इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। ऐसा कब होगा बच्चों? ये प्रोसेस कब होगी? जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, वो कम तीव्र हो, प्रबल न हो, कम तीव्रता का H है। ऐसा कब होगा? कम तीव्रता का H, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम तीव्रता का है, उस समय डोमेन्स की बाउंड्री बदल जाएंगी और बाउंड्रीज बदलने से नेट चुंबकीय आघूर्ण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। ये मैं हटा दूं बच्चों। अब एक दूसरा मेथड और है, एक दूसरे तरीके से और चुंबकन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये लोहे का जो टुकड़ा था या किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा था, जब क्षेत्र नहीं था बाह्य, तब वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य था। क्षेत्र लगाने से उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया, एक प्रबल मात्रा में क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो गया। अब दूसरा जो तरीका है, बाह्य क्षेत्र 2 तरीके से चुंबकन करता है। तो एक तो हो गया बाउंड्रीज बदलने से। अब दूसरी कौन सी विधि है जिससे वो चुंबकित कर देता है, चुंबकन कर देता है, वो मैं यहीं बताता हूँ बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर मैं इसी से दूसरा मेथड बताऊँगा।
नंबर 2 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड, अब सेकंड में क्या होगा कि अब मान लो आपने प्रबल तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, ये कम तीव्रता का था, अब उच्च हाई इंटेंसिटी का या प्रबल, जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो वो फील्ड क्या करेगा बच्चों, चूंकि वो ज़्यादा प्रबल है, जो बाह्य क्षेत्र है वो जब ज़्यादा प्रबल होगा तो वो क्या करेगा, सभी डोमेन्स की डायरेक्शन को ही एक दिशा में कर देगा, बाउंड्रीज नहीं बदलेगा, बाउंड्रीज वही रहीं, सारे डोमेन्स एक ही दिशा में हो गए। तो अब देखें बच्चों, इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालो सबका योग करके तो एक बहुत बड़ा सा वेक्टर आएगा, तो और प्रबल रूप से ये चुंबकित हो गया। ये इसकी मैक्सिमम सैचुरेशन की स्टेट है, इससे ज़्यादा चुंबकित इसको नहीं कर सकते। यानी हमने सारे डोमेन से एक ही सीध में कर दिए, अब इससे ज़्यादा और क्या चुंबकन करोगे, तो यही उसकी सैचुरेशन संतृप्तता की स्थिति है, इससे ज़्यादा चुंबकन नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चुंबकित हो गया। ऐसा कब है बच्चों, जब हमने तीव्रता अधिक रखी है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे चुंबकित हो जाता है, और आपने ये भी आंसर ढूंढ लिया कि लोहे का हर टुकड़ा चुंबक नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों, एक बार फिर सुन लें, क्योंकि उसकी डोमेन्स अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं, जिससे कि उस पूरे पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है। उसको चुंबक बनाने के लिए, उसको चुंबकित करने के लिए हमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपने तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के प्रॉपर्टीज़ के कारण का, कि प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है, अनुचुंबकत्व का क्या कारण है, लौह चुंबकत्व का क्या कारण है, इसका आज भली भांति अध्ययन कर लिया। तो आप इसका विधिवत नोट्स बनाइए। अब बच्चों कल के लेक्चर में बात करेंगे, या ऐसा है 2 मिनट और रुक जाइए बच्चों, क्योंकि फिर अलग से मुझे सब समझाना पड़ेगा कि अब कोई ये कहता है कि हम उस चुंबक का, चुंबक बन चुकी है उसका चुंबकत्व समाप्त करना चाहते हैं, यानी अब हम उस पदार्थ को विचुंबकित करना चाहते हैं, तो उसको विचुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विचुंबकन। विचुंबकन कैसे होगा ये अलग से समझ लें, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है बच्चों। देखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हमने उसको चुंबकित कर लिया, सारी डोमेन्स एक ही दिशा में आ गई और इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आ गया। अब बच्चों अगर हम इस टुकड़े को हम हथौड़े से पीटें, बहुत प्रघात करें इस पर, या बहुत उच्च ताप तक गर्म कर दें, क्यूरी ताप से भी उच्च ताप पर, तो ये डोमेन्स सब अस्त व्यस्त हो जाती हैं, पहले की भांति हो जाती हैं। जो डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में हो गई थी वो सब उस आघात के प्रभाव से, हथौड़े की चोट के प्रभाव से, टेम्परेचर ऊष्मा के प्रभाव से, उसको गर्म करने के प्रभाव से वो सब तितर बितर हो जाती हैं, और फिर उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है और वो पदार्थ विचुंबकित हो जाता है। तो इसी को हम विचुंबकन कहते हैं बच्चों। तो गर्म करके बच्चों उस लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन उतना शून्य कर सकते हैं जहाँ तक कि वो अनुचुंबकीय पदार्थ तक आ जाता है, उसमें अनुचुंबकत्व का गुण फिर भी शेष रह जाता है। तो विचुंबकन की क्रिया भी, डीमैग्नेटाइजेशन भी आपने यहाँ सीख लिया। अब बच्चों कल के लेक्चर में एक नई चीज़ पढ़ेंगे कि हम इसको चुंबकित कर रहे हैं, फिर इसको विचुंबकित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसी रहेगी चुंबकन की और विचुंबकन की, जिसको एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, जिसको कहेंगे शैथिल्य वक्र। क्या कहेंगे, शैथिल्य वक्र। आज नहीं लिख रहा मैं, कल के लेक्चर के लिए है ये टॉपिक। तो मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ जो मैंने अभी बोला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।